हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारे सुंदर से चैनल केमिस्ट्री यूरेका में। और आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो है सरफेस केमिस्ट्री। चैप्टर 5 है, ये 12th क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 5 मार्क्स का तो पहले ही आता था, ठीक है। अब हो सकता है इसका वेटेज बढ़ गया हो, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं हम किससे, सरफेस केमिस्ट्री से। तो सरफेस केमिस्ट्री जैसा कि नाम से पता चल रहा है, it is the branch of chemistry which deals with the nature of surfaces and the phenomena that occurs on the surfaces or interfaces। क्लियर। तो सरफेस केमिस्ट्री को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम इसको, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the nature of surfaces and the phenomenon that occurs at the surfaces or interfaces is called surface chemistry। इजी है कि जैसे आप समझिए कि वो ब्रांच केमिस्ट्री की या फिजिकल केमिस्ट्री की जो कि नेचर ऑफ सरफेस के सरफेस की नेचर क्या है और उस पर जो रिएक्शंस होती हैं सरफेसेस पे या इंटरफेसेस पे, इंटरफेस का मतलब दो फेज जहां पर मिल रहे हों, ठीक। तो उसको जो डील करने वाली केमिस्ट्री है वो क्या कही जाएगी, सरफेस केमिस्ट्री। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके, जो कैटलिस्ट होते हैं, कैटलिस्ट, ठीक। तो हेट्रोजीनस कैटलाइसिस यानी सॉलिड हम कुछ जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिला के हम अमोनिया बना रहे हैं, तो उस केस में देखा होगा हेबर प्रोसेस में कि आयरन का पाउडर बारीक पीस के डाल दिया जाता है। तो आयरन क्या है, सॉलिड है, और उस पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन वो सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाते हैं। क्लियर। तो वो जो है वो क्या है आपका, ये सरफेस पे ही रिएक्शन हो रही है, उसे कहेंगे सरफेस केमिस्ट्री। क्लियर। सरफेस ऐसे भी जैसे आप वाइट वॉश करते हो वॉल्स पे, तो जो वाइट वॉश करते हो तो जो मटेरियल है वाइट वॉश का वो वॉल पे ऊपर ही रहता है, सरफेस पे ही रहता है, तो वो क्या है, सरफेस फिनोमेना है। इसके अलावा बहुत सारे कोलोइडल प्रॉपर्टीज वो भी क्या है, सरफेस फिनोमेना है। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना, आपने देखा होगा कि दरवाजों पर जंग लग जाती है ना, तो वो क्या है, सरफेस पे ही लगती है, तो वो क्या है आपका सरफेस फिनोमेना है। क्लियर। इसके अलावा इलेक्ट्रोड रिएक्शंस जैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रोड्स के बीच, बैटरीज में हो, ठीक है, या बैटरी के बीच, या फिर बहुत सारी हमारी जो भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं कैथोड एनोड के बीच, वो सारी प्रोसेस, या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में, तो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे घूमते हैं, तो वो भी उसी का एक फिनोमेना है। क्लियर। कोरोजन हो गया, कोरोजन के अंतर्गत क्या आता है आपका, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, ये सब क्या है आपके सरफेस फिनोमेना है। तो डे टू डे लाइफ में भी ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी हैं इसकी, जैसे इंडस्ट्रीज में हम कैटलिस्ट का यूज़ करके हम बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने की जो रेट है उसको बढ़ा सकते हैं। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पर बहुत ही इजी टॉपिक है, अच्छा है, समझ में और आता है। क्लियर। तो यहाँ हम उसको आपको पढ़ाते हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हम स्टडी करेंगे। तो पहला है कि पहले तो सरफेस पे किसी मॉलिक्यूल का अटैचमेंट होना जरूरी है। सरफेस पर मॉलिक्यूल्स आएंगे तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, कि किसी सरफेस पे किसी गैसियस मॉलिक्यूल्स या लिक्विड मॉलिक्यूल्स का अटैचमेंट होना, तो उसको कहते हैं हम क्या, एडजॉर्प्शन। तो यहां पर हम
एडजॉर्प्शन पढ़ेंगे, इसके बाद टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन हैं, फिर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स हैं, फिर इसके बाद आपका कैटालाइसिस है, एंजाइम कैटालाइसिस है, इसके बाद कोलोइडल प्रॉपर्टीज़ हैं, कोलोइडल्स के बारे में पढ़ेंगे, इमल्शंस के बारे में पढ़ेंगे, कोलोइडल की प्रॉपर्टी क्या है, बहुत सारी इसमें टॉपिक हैं। तो एडजॉर्प्शन से स्टार्ट करते हैं हम। तो एडजॉर्प्शन क्या होता है बच्चों, देखिए जैसे ये आपकी क्या है, कोई ये सरफेस है, ठीक, सॉलिड सरफेस या लिक्विड सरफेस, लिक्विड हो तो जेल लाइक हो, जैसे जेल लगाते हैं ना बालों में, जेल लगा लेते हैं, अच्छे लगते हैं, बाल खड़े रहते हैं सीधे, तो ऐसे ही तो क्या है कि जेल लाइक हो, गाढ़ा लिक्विड या फिर सॉलिड सरफेस हो, उस पर कोई लिक्विड या गैस आके, जैसे ये है, ये गैस है मान लीजिए, अब गैस ये हवा में उड़ रही है फ्रीली, अब इसको या तो ये खुद ही एडजॉर्ब हो जाएगी, जैसे देखा है आपने कि किसी सॉलिड सरफेस पे, और क्या हो जाती है, वाटर वेपर एडजॉर्ब हो जाती है, आप देखते भी होंगे। ज़्यादातर बरसात के सीजन में क्या होता है कि जो नाइट के समय वाटर वेपर कंडेंस हो जाती है, वो सरफेस पर अटैच हो जाती है वाटर की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में। तो यहाँ पर या ये चारकोल बांध सकते हैं इसको हम, तो ये गैस जो है क्या हो जाए, इस सॉलिड सरफेस पर अटैच हो जाए इस टाइप से, ये सरफेस है तो इस पर ये अटैच हो गई, ये भी सरफेस है, क्लियर। तो ये क्या हुआ, सरफेस पे अटैच होना, एक्यूमुलेट होना मॉलिक्यूल्स का, ये एडजॉर्प्शन होता है। एडजॉर्प्शन डी है, तो एक एब्जॉर्प्शन होता है जिसमें और इसमें चेंज है, क्लियर। तो इसको हम, ये समझ में आ गया, सरफेस पर ही, तो इसको कह सकते हैं हम, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, देखिए द फिनोमिनॉन of higher concentration of any species, higher concentration of any species at the surface then in the bulk is called adsorption, ठीक। इसको यानी सरफेस पे कंसंट्रेशन ज्यादा रहे, बल्क का मतलब समझ रहे हो आप, जैसे कोई सब्सटेंस है, ये वाला, ये है, ये इसकी सरफेस है, ये है बल्क, ठीक। तो मॉलिक्यूल यहां पे अटैच हो जाएं, मॉलिक्यूल किस पर, सरफेस पे हो, और यहां हायर कंसंट्रेशन रहे और अंदर बल्क में एंटर न करें, ये बल्क है। जैसे स्पंज होता है ना, स्पंज को पानी में डालो तो पूरी तरह से वो क्या है, पानी को सोख लेता है, तो पानी क्या है, ऊपर भी रहेगा सरफेस पे और अंदर भी एंटर कर जाता है, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो सेम रहती है दोनों तरफ, तो वो एडजॉर्प्शन नहीं होगा, यहां पे सरफेस पे ही कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगी, क्लियर हो गया। तो ये, और देखिए अब दूसरे रूप में कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको हम, नेक्स्ट जो है वो ऐसे कर सकते हैं इसको हम, तो दूसरे तरीके से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, और द फिनोमिनॉन ऑफ attracting and retaining the molecules of a substance at the surface of solid / liquid, यानी जेल लाइक लिक्विड हो सकता है, लिक्विड
resulting into the higher concentration on the surface than in the bulk is called adsorption। ठीक, यानी अट्रैक्टिंग, सरफेस पे अट्रैक्ट हुआ मॉलिक्यूल, फिर रिटेन करना उस मॉलिक्यूल को सरफेस पे रोके रखना। जैसे कभी देखा हुआ आपने वाटर में जब भी डिटर्जेंट डालते हैं तो देखा होगा जो फोम होता है, झाग होता है, वो वाटर सरफेस पे तैरता रहता है, तो रिटेन करना उसको। ठीक, द मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस एट द सरफेस ऑफ सॉलिड लिक्विड रिजल्टिंग इनटू हायर कंसंट्रेशन ऑन द सरफेस, ज्यादा कंसंट्रेशन सरफेस पर रहती है देन इन द बल्क, बल्क के कंपैरिजन में इज कॉल्ड एडसॉर्प्शन। क्लियर? तो अब इसके बाद हम स्टडी करेंगे कि कैसे एडसॉर्प्शन हो सकता है और क्या क्या इसमें इसके कंपोनेंट क्या क्या हैं, सॉलिड सरफेस को क्या कहते हैं, जो मॉलिक्यूल अटैच होते हैं उसे क्या बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको हम यहां से रफ किए देते हैं। अब दो टर्म आते हैं इसमें यूज होंगे, एक है एडसॉर्बेंट, एक है एडसॉर्बेट। ठीक, तो उनको देखते हैं ये क्या है। पहला है यानी जो सॉलिड सरफेस है, यानी दो कंपोनेंट हैं, एडसॉर्बेंट और दूसरा है एडसॉर्बेट। एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेट ये क्या है? ये सरफेस होता है। कोई भी सॉलिड सरफेस है, जैसे ये ही है सरफेस है, ठीक, चाहे लिक्विड की हो चाहे सॉलिड की हो, तो ये सॉलिड या जेल लाइक लिक्विड जो रोक सके, मॉलिक्यूल्स को रोक सके। जेल पे जैसे धूल के कण होते हैं वो ऊपर ही इकट्ठा हो जाते हैं, है ना, तो वो उस टाइप का। तो जिस पर एडसॉर्प्शन होता है, जिस सॉलिड सरफेस पर सॉलिड सरफेस या लिक्विड सरफेस पर एडसॉर्प्शन होता है उसे क्या कहते हैं? एडसॉर्बेंट। और एडसॉर्बेट क्या है? एडसॉर्बेट यानी जो भी मॉलिक्यूल अटैच होने आ रहे हैं गैस के, तो वो। क्लियर? तो ये क्या हो सकते हैं? ये गैस हो सकते हैं या कोई सॉल्यूट हो सकते हैं। जैसे सॉल्यूशन है तो उससे सॉल्यूट को एडसॉर्ब कर लिया जाए। ठीक, तो ये समझ में आ गया। ये है सरफेस, ये क्या हो गया? ये हो गया एडसॉर्बेंट। और ये जो मॉलिक्यूल हैं जो अटैच हो रहे हैं, ये जो मॉलिक्यूल हैं ये क्या हैं? एडसॉर्बेट। क्लियर? तो ये हो गया क्लियर आपका। अब उसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक, तो यहां से इसको हटा देते हैं, एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट को। देखिए जैसे एग्जाम्पल्स में एडसॉर्प्शन ऑफ गैस बाय चारकोल। तो चारकोल है वो गैस को एडसॉर्ब कर सकता है। ठीक, तो जैसे कोई भी गैस है और आपने किसी वेसल में चारकोल लिया, चारकोल बोन चारकोल भी हो सकता है। ठीक, तो और गैस भर दी, तो वो जो गैस है वो एडसॉर्ब हो जाएगी और उसकी जो कंसंट्रेशन है उसमें कमी आ जाएगी, यानी उसका जो प्रेशर है डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ये आपके पास कोई ये वेसल है और इसमें आपने ये क्या लिया, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, ये क्या रखा हुआ है? ये है चारकोल है ये। क्लियर? अब ये जो है ये क्या है? ये गैस है, कोई भी गैस है, मान लीजिए
अमोनिया गैस है NH3। तो होगा क्या, इसका जो प्रेशर था पहले ज्यादा होता है, लेकिन जब ये एडजॉर्ब हो जाएगी, यानी ये प्रेशर वेसल पे ज्यादा लगा रही है, लेकिन जब ये एडजॉर्ब हो जाएगी इस सरफेस पर, ये जो सरफेस है चारकोल पर एडजॉर्ब हो जाएगी ये, ठीक, तो इसका जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि एडजॉर्प्शन हुआ, यानी पहला प्रेशर क्या था इसका, कितना प्रेशर लगा रही थी, और उसके बाद चारकोल पर एडजॉर्प्शन होने के बाद इसका प्रेशर क्या रहा। तो सल्फर डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, हाइड्रोजन गैस है, कोई सी भी गैस आप ले सकते हैं, वो चारकोल पर उसको एडजॉर्ब करा सकते हैं, तो चारकोल उसको क्या कर लेगा, एडजॉर्ब कर लेगा। दैट्स सिंपल। क्लियर, समझ में आ गया। तो यहां देखते हैं एडजॉर्प्शन ऑफ गैस बाय चारकोल। दूसरा है एडजॉर्प्शन ऑफ डाई बाय चारकोल, चारकोल COAL, ठीक। डाइज क्या होते हैं, कलर्ड डाइज आपने देखे होंगे, जैसे मान लीजिए मिथाइलिन ब्लू है, तो अगर चारकोल को, एनिमल चारकोल है आपके पास, एनिमल चारकोल जो हड्डियों से बनाया जाता है उसको एनिमल चारकोल COAL एनिमल चारकोल है, इसको ऐड कर दिया किसमें, एक सॉल्यूशन है आपके पास और वो है ब्लू कलर का, मान लीजिए मिथाइलिन ब्लू है, मिथाइलिन ब्लू, ठीक। अब मिथाइलिन ब्लू में क्या होगा, एक तो होगा आपका सॉलिड पार्ट जिसकी वजह से ब्लू कलर है, और एक होगा जो सॉल्वेंट है जिसमें वो, चाहे वो एल्कोहल है चाहे वाटर है, जिसमें वो डिसॉल्व है। तो होगा क्या कि जैसे इसको आप ऐड करेंगे तो मिथाइलिन ब्लू जो ब्लू कलर का है, वो जो सॉलिड पार्ट है वो एडजॉर्ब हो जाएगा किसकी सरफेस पे, एनिमल चारकोल की पे। जब सारा का सारा वो एडजॉर्ब हो जाएगा तो जो बाकी पार्ट है वो कलरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलरलेस। जैसे मान लीजिए कोई ब्लू इंक है, ब्लू इंक में से अगर ब्लू पार्ट को एडजॉर्ब कर लिया जाए, निकाल लिया जाए, तो क्या सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, कलरलेस, कलर गायब हो जाएगा, ठीक। रंगीन वस्तुओं में से रंग निकाल दिया जाए तो वो रंगहीन हो जाती हैं, समझ गए ना, कलरलेस हो जाती हैं। कोई आप पिक बना रहे हो, पिक्चर बना रहे हो, उसमें कलर भर देते हो तो वो रंगीन हो गया, उस कलर को हटा लो तो वो रंगहीन यानी कलरलेस हो गया। क्लियर। तो ऐसे ही कहते हैं कि जीवन में जो रंग हैं हमारे भरे हुए, उसने भरे रहने दो, एंजॉय के साथ पढ़िए, जीवन का आनंद लीजिए। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखिए मिथाइलिन ब्लू एनिमल चारकोल, इसी टाइप से आपने देखा होगा कि जो रॉ शुगर होती है, रॉ शुगर, उसका जो कलर होता है वो येलोइश ब्राउन होता है, येलोइश ब्राउन, क्योंकि गन्ने के रस से बनती है, और गन्ने का रस जो है वो कुछ येलोइश कलर का होता है, येलोइश ब्राउन। तो रॉ शुगर जो कच्ची शुगर है, उसका जो आपने देखा हो घरों में वाइट शुगर आती है, हाँ, चीनी जो होती है वाइट कलर की, तो उसका कलर गायब किया जाता है। तो इसको रॉ शुगर को पास किया जाता है किस पर, किस पे पास किया जाता है इसको, जो बेड्स बने होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, ये एनिमल चारकोल, एनिमल चारकोल, चारकोल, एनिमल चारकोल। वो एनिमल चारकोल क्या करता है, जो येलोइश मटेरियल है, जो येलो, जिसकी वजह से कलर येलो है, उसको वो एडजॉर्ब कर लेता है, और फिर बाद में जो शुगर मिलती है वो कैसी मिलती है, कलरलेस शुगर मिलेगी। तो डाइज को एडजॉर्ब कर लेना, जिसकी वजह से कलर है, उस डाई को एडजॉर्ब कर लेना, ठीक है। ये भी एडजॉर्प्शन का एक एग्जाम्पल है, एप्लीकेशन एक तरीके से, ठीक।
इसी टाइप से सिलिका जेल है, सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल। वाटर वेपर को कहीं पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा लग रही है, तो सिलिका जेल और एल्यूमिना जेल उस वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे जो इंडस्ट्रीज़ हैं, स्टील इंडस्ट्री है, वहाँ पर यूज़ किया जाता है उसका, क्योंकि रस्टिंग हो सकती है वाटर वेपर से, तो उसको दूर करने के लिए इस टाइप के जो एड्जॉर्बेंट हैं उनका यूज़ किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आप बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। अब दो टर्म आते हैं, हमने पहले ही बताया था, एक था एब्जॉर्प्शन, एक है एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में डिफरेंस देखते हैं हम। ठीक, तो अब आता है यहां पर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, ठीक, तो इसको कैसे कहेंगे? द कंसंट्रेशन ऑफ एनी स्पीसीज will be same at the surface as well as in the bulk, यानी बल्क में और सरफेस पर दोनों तरफ सेम रहे क्या? कंसंट्रेशन। क्लियर? तो वो क्या है? एब्जॉर्प्शन। जैसे कि स्पंज को पानी में डालो तो पानी अंदर तक एंटर कर जाता है, तो वो क्या है? एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब कर लिया। किसमिस को डालो पानी में, किसमिस फूल जाएगी, तो क्या हुआ कि अंदर भी एंटर कर गया पानी, बल्क में भी एंटर कर गया। ठीक है, तो ये क्या है? आपका एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब कर लेना। कपड़े को पानी में डालो, पानी अंदर तक एंटर कर जाता है कपड़े में, और वजन ज़्यादा हो जाता है फिर उसमें, जब तो पानी को निकालते हैं, तो वो क्या है? एब्जॉर्प्शन। तो सिंपल है एब्जॉर्प्शन फिनोमेना। ठीक, अब दोनों ही, अब एक इससे एग्जाम्पल से समझा सकते हैं हम। ये वाइट चौक लीजिए आप, ये है, मान लीजिए वाइट चौक है। ठीक, और वाइट चौक ऐसे ही बना देते हैं, ये वाइट चौक है, वाइट चौक। इसको आपको किस में डालना है? ब्लू इंक में डालना है। किस में? ब्लू इंक में। तो ब्लू इंक में जब आप डालेंगे इसको, ब्लू इंक में, तो क्या होगा कि ऊपर से चौक क्या हो जाएगा? चौक को अगर देखेंगे तो ऊपर से तो हो जाएगा वो ब्लू, और अंदर से वाइट बट वेट, गीला रहेगा। यानी पानी जो वाटर है, जो इंक में वाटर है, वाटर तो अंदर तक एंटर कर गया, तो उसका क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन। वाटर का क्या हुआ? यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड एडजॉर्प्शन ऑफ ब्लू कलर डाई। यानी जो ब्लू जो पार्ट है इसमें, ब्लू जिस इंक का जो कलर ब्लू था, जिसकी वजह से वो ब्लू कलर क्या हो गया? एडजॉर्ब हो गया, क्योंकि उसके पार्टिकल ज्यादा होते हैं, ज्यादा बड़े होते हैं, इसलिए वो एंटर नहीं कर पाए, सॉलिड होते हैं। और वाटर एंटर कर गया। कहते हैं ना, पानी हर जगह से निकल जाता है। पानी की तरह बनिए, कोई भी प्रॉब्लम आए जैसे पानी निकल जाता है, आकार छोटा कर लेता है कभी अपना, किसी भी कंडीशन में पानी निकल जाता है। वाटर जो है किसी भी आप छोटे से छोटे ऐसे एरिया में भी आप उसको निकाल सकते हैं। ठीक, और पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होती है, वो एंटर कर जाता है, यहाँ पर एंटर कर जाएगा। क्लियर बच्चों? तो यहाँ देखिए ये दोनों ही एग्जाम्पल समझ में आ गए, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। ठीक,
यहां अब देखते हैं हम कि क्या क्या टाइप हो सकते हैं एडजॉर्प्शन के टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। क्लियर बच्चों? और इससे पहले हम देखेंगे क्या रीजन है कि सरफेस पे ही मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, इसको देखेंगे क्या है इसकी मैकेनिज्म, क्यों होता है एडजॉर्प्शन। ठीक, सरफेस पर ही क्यों मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन, देखिए यहां पर ये कोई सॉलिड मटेरियल है, इसमें मॉलिक्यूल होंगे, तो मॉलिक्यूल को मैं ऐसे बना रहा हूं इस टाइप से, जैसे रसगुल्ले होते हैं, छोटे छोटे रसगुल्ले, बड़े बड़े रसगुल्ले, इस टाइप से एक जैसे बनाने। ऐसा नहीं कि आप मॉलिक्यूल्स को कभी बड़ा रसगुल्ला कभी छोटा रसगुल्ला ऐसे बना दो, नहीं, एक जैसे बना रहे हो तो मॉलिक्यूल यहाँ पर एक मटेरियल है तो उनका एक मटेरियल तो एक ही साइज होगा, इस टाइप से आप उसको बना दोगे। क्लियर? मैंने कोई बात नहीं, छोटा सा बना दिया है, आप ध्यान रखना इसको। देखिए यहाँ सरफेस पे भी मॉलिक्यूल हैं और यहाँ मिडल में भी मॉलिक्यूल है, यानी बल्क में बात करते हैं हम। जैसे बल्क का कोई पार्ट ले लेता हूँ, ये बल्क का है मॉलिक्यूल, ठीक, मिडल में इसको ले लीजिए। अब देखिए इसमें कि क्या है, यहाँ पर इस पर जो ये जो मॉलिक्यूल है, इस पर अट्रैक्टिंग फोर्सेस इस वाले से भी लग रही है, यानी ये खींच रहा है इधर की ओर, ये इधर की ओर, ये इधर की ओर और ये इधर की ओर। ठीक, यानी कि चारों तरफ से इसको मिडल वाला जो मॉलिक्यूल है उसको खींचा जा रहा है जो बल्क में है। तो ये वाली जो फोर्स है, इस फोर्स के द्वारा क्या कर दी जाएगी, जीरो। ये वाली फोर्स डाउनवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स से कैंसिल कर दी जाएगी। ये वाला जो है अट्रैक्टिंग फोर्स इस वाले अट्रैक्टिंग फोर्स से कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि दोनों की पावर इक्वल होगी यहां। तो नेट फोर्स क्या हुआ, नेट फोर्स यानी नेट अट्रैक्टिंग फोर्स या हम इंटरमोलिकुलर फोर्स बोल सकते हैं इसको, इंटरमोलिकुलर फोर्स एट द मॉलिक्यूल इन द बल्क इज जीरो। ये जीरो हो गई। और जो यहां पर है सरफेस पर, उसको देखते हैं। ये जो मॉलिक्यूल है या ये मॉलिक्यूल है, इस पर इधर तो है अट्रैक्टिंग फोर्स और डाउनवर्ड भी है, यानी कि इस मॉलिक्यूल को ये खींचेगा, या इस मॉलिक्यूल को ले लीजिए तो इसको ये खींचेगा, इधर से खींचा जा रहा है, इधर से खींचा जा रहा है। लेकिन ऊपर क्या, इस सॉलिड मटेरियल का, ये जो सॉलिड मटेरियल है उसका मॉलिक्यूल कोई है ऊपर, नहीं है, नहीं है ना। तो इसकी जो फोर्स है, वो जो डाउनवर्ड फोर्स है, वो जो बैलेंस होगी, वो ऊपर कोई सॉलिड मटेरियल हो उसी से तो बैलेंस होगी। तो क्या बैलेंस है फोर्स? नहीं। तो सरफेस पे, ये जो सरफेस है, सरफेस पे जो मॉलिक्यूल हैं, इस पे जो फोर्स है, नेट फोर्स, वो डाउनवर्ड है, नीचे की ओर, नीचे की ओर है। और सरफेस टेंशन में आप इस चीज को पढ़ेंगे। सरफेस टेंशन भी वही है कि 90 डिग्री पे, यानी परपेंडिकुलर जो सरफेस पर जो फोर्स लगती है डाउनवर्ड, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। इसी टेंशन की वजह से वो चाहता है, यानी टेंशन में है, वो चाहता है कि मॉलिक्यूल आके उसको बैलेंस कर दें। ठीक, समझ में आ गया? तो ये क्या है आपका, यानी सरफेस पर नेट अट्रैक्टिंग फोर्स एट द मॉलिक्यूल इसको सही कर लीजिए, एट द मॉलिक्यूल एट
सरफेस इज डाउनवर्ड, यानी नीचे की तरफ फोर्स है, दिस इज अनबैलेंस्ड फोर्स। इनको क्या बोलते हैं, यहां जो फोर्स होंगी ये बैलेंस नहीं हो पा रही है, डाउनवर्ड फोर्स, तो इसे कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस। और इन्हीं अनबैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से कोई भी मॉलिक्यूल यहां अटैच हो सकता है, ठीक, क्योंकि नीचे की ओर खींच रहा है, तो कोई भी मॉलिक्यूल, अगर मान लीजिए यहां से कोई मॉलिक्यूल आ रहा है तो वो यहां पर अटैच हो जाएगा, क्योंकि कुछ हद तक जो फोर्स है वो क्या होगी, बैलेंस हो जाएगी। नीचे की ओर अटैक कर रहा है तो ये मॉलिक्यूल यहां पर अटैच हो जाएगा, इसी वजह से एडजॉर्प्शन होता है, फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए। क्लियर। और एक और देखिए, यहां पर सरफेस एनर्जी क्या हो जाएगी, सरफेस एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। जैसे टेंशन में था, एनर्जी ज्यादा है सरफेस की इस समय, तो क्या हो जाएगा, ड्यू टू एडजॉर्प्शन देयर इज डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी में डिक्रीज हो जाता है इसकी वजह से। क्लियर। अब देखते हैं हम, एक और है इसी में, कि आखिर क्या ये स्पॉन्टेनियस है, ये जो प्रोसेस है क्या स्पॉन्टेनियस है। तो गिब्स एनर्जी का फिनोमेना देखेंगे हम, कौन सा है, गिब्स एनर्जी एंड एडजॉर्प्शन, ठीक, गिब्स एनर्जी एंड एडजॉर्प्शन। तो इसको देखिए, गिब्स एनर्जी क्या कहती है, गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये है गिब्स एनर्जी। तो इसमें क्या है, ये गिब्स फ्री एनर्जी है, डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज है, टी टेम्परेचर है, डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज है। तो ये क्या हुआ, ये डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने के लिए, यानी इसका मॉलिक्यूल का अटैचमेंट होने के लिए नेगेटिव होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए डेल्टा जी। अब होता क्या है इसमें, देखिए कि डेल्टा एच, जब भी मॉलिक्यूल यहां पे अटैच होंगे तो डेल्टा एच माइनस में होता है, यानी कि इस प्रोसेस में, एडजॉर्प्शन की प्रोसेस में डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव। यानी कैसी प्रोसेस है ये, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। सीधा सीधा है, जब गैस, कोई भी गैस है, जब अटैच होगी सरफेस पर तो वो अपनी एनर्जी सरफेस को दे देगी, और क्या है, कुछ हद तक वहां पर टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा, तो एनर्जी निकल रही है, गैस की एनर्जी निकल रही है, तो क्या हुआ, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, किसी भी गैस का अटैचमेंट होना, ठीक। तो ये डेल्टा एच क्या है, यहां पर नेगेटिव है, ठीक। तो जैसे आपने सुना होगा कि जो पानी की वाष्प है, वाटर वेपर है, ठीक, तो वो जब आती है वो पहाड़ों से टकराती है, समुद्र से कोई वाटर वेपर बनी, और वो जब गर्म है और जब पहाड़ों से टकराएगी, ठंडे पहाड़ों से टकराती है, तो वो अपनी एनर्जी पहाड़ों को दे देती है, और कंडेंस होके वाटर वेपर बारिश के रूप में गिरने लगती है, ठीक, ठंडी हो जाती है वो वहाँ। तो ये क्या है, एनर्जी निकल रही है, यानी वाटर वेपर की जो एनर्जी है वो निकल रही है। एनर्जी का निकलना क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो डेल्टा एच क्या है, एक्सोथर्मिक, यानी इसकी एनर्जी ज़्यादा है जब ये अटैच होगी यहाँ, गैस मॉलिक्यूल यहाँ पर जब ये एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पर जब अटैच होंगे तो एनर्जी निकलेगी, अपनी एनर्जी सरफेस को दे देंगे, ठीक। और अच्छा, और देखिए यहां पर डेल्टा एस क्या है, एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी क्या हुई, नेगेटिव, एंट्रोपी नेगेटिव हुई। एंट्रोपी नेगेटिव का मतलब हुआ बच्चों, एंट्रोपी क्या होती है, मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस, यानी कि जब गैस के मॉलिक्यूल जब ये फ्री स्टेट में थे, जब सरफेस पे अटैच नहीं थे, यानी ये सरफेस है
और इस पे जब तक ये अटैच नहीं है, फ्री है, ये घूम रहे हैं आज, तो रैंडमनेस ज़्यादा है, कोई कंट्रोल नहीं है, तो क्या होता है, एंट्रोपी ज़्यादा होगी इनकी। लेकिन जब ये इस पे अटैच हो जाएंगे, ये मॉलिक्यूल जब यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, तो क्या होगा, क्या ये फिर फ्रीली घूम फिर पा रहे हैं, यहाँ नहीं घूम रहे हैं। और क्या होगा, जब वो अटैच हो गए तो उनकी एंट्रोपी घट गई, डिक्रीज हो गई। ठीक, ग्राउंड में खेलते हुए बच्चों की जो एंट्रोपी है वो ज्यादा होती है, क्लास में बैठे हुए बच्चों की एंट्रोपी कम होती है, उनका मन खेलने का करता है, क्योंकि एंट्रोपी उसमें बढ़ रही होती है, इसलिए वो वहां जाना चाहते हैं। ठीक, तो यहां जो है एंट्रोपी क्या है, डिक्रीज हो रही है। इधर से इधर अगर मॉलिक्यूल हट जाए, रैंडमनेस हो जाए, तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी, डेल्टा एस क्या है, पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन यहां से यहां आ गई तो एंट्रोपी घट गई, तो घट गई तो बाद वाली एंट्रोपी क्या है, कम है, और ये वाली जो एंट्रोपी है ये ज्यादा है। तो कम में से ज्यादा को माइनस करोगे, ये मान लीजिए इसकी है 5 और इसकी है 10, तो 5 में से 10 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, माइनस में वैल्यू आएगी, तो माइनस में आ रही है यहां। अब इन वैल्यूज को रखिए आप, देखिए डेल्टा जी, डेल्टा एच ये नेगेटिव है, माइनस टी इंटू ये नेगेटिव है, क्लियर। तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, ये नेगेटिव नेगेटिव, यानी इसकी नेगेटिव में से मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव प्लस टी डेल्टा एस, ये पॉजिटिव टर्म हो गया। लेकिन हमें डेल्टा जी कैसा रखना है, नेगेटिव, डेल्टा जी कैसा रखना है, नेगेटिव। तो हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा उस केस में कि ये जो टर्म है, ये जो टर्म है पॉजिटिव में, ये कम रहे, क्योंकि हमें ओवरऑल किस में रखना है, ये माइनस में। तो माइनस में रखने के लिए हमको क्या होना करेंगे हम, कि ये जो टर्म है ये कम रहे, और ये जो टर्म है ये कम रहे, और ये जो टर्म है ज्यादा रहे, यानी डेल्टा एच आपका नेगेटिव में ज्यादा रहे, और ये जो टर्म है पॉजिटिव जो हो रहा है टी डेल्टा एस नेगेटिव की वजह से, गैस के अटैच होने की वजह से ये कम रहे। यानी ये समझो कि -20 प्लस का 15, यानी ये प्लस का टर्म कम रहे और ये माइनस का ज्यादा रहे, तभी तो ओवरऑल किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, तभी तो नेगेटिव में आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको आपको ध्यान रखना है, यानी डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव में रहना चाहिए। और नेगेटिव में कब रहेगा डेल्टा जी, डेल्टा एच ज्यादा रहने पर, माइनस में ज्यादा रहने पर, तो इसलिए लो टेम्परेचर रखेंगे। क्या रखेंगे, लो टेम्परेचर, टेम्परेचर कम रखेंगे, टेम्परेचर कम रखेंगे तभी तो ये वैल्यू कम आएगी, मल्टीप्लाई होकर कम आएगी। और वैसे भी जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती हैं, यानी एक्सोथर्मिक जो प्रोसेस होती हैं वो किस पे होती हैं, लो टेम्परेचर पे होती हैं, ली चैटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, लो टेम्परेचर पे ही एक्सोथर्मिक प्रोसेस होंगी। हाई टेम्परेचर करने पे गैस जो है यहां जो अटैच हुई है वो हट जाएगी, और हमें अटैच कराना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको कि लो टेम्परेचर रखना पड़ेगा, जिससे ये वैल्यू ज्यादा आएगी। लो टेम्परेचर पर डेल्टा एच ज्यादा होता है, ये वैल्यू कम हो जाएगी, टेम्परेचर कम होने से डेल्टा एच ज्यादा माइनस में हो जाएगा। ठीक, कभी कभी कुछ प्रोसेस जो होती हैं वो एंडोथर्मिक भी होती हैं, वहां एंट्रोपी बढ़ने वाला फैक्टर बताया गया है। जैसे कि ग्लास पर अगर हाइड्रोजन अटैच होती है, ठीक है, तो कभी कभी जो H2 है वो किसी सरफेस पर 2H में टूट जाती है, यानी 2H बनते हैं यहां पर, H2 टूट गई, H प्लस H। तो ये जो प्रोसेस है ये एंडोथर्मिक है, लेकिन फिर भी स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस है। डेल्टा जी इसके लिए नेगेटिव है, रीजन उसका है क्यों आखिर हो रहा है, क्योंकि डेल्टा एस इसमें क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। एक मॉलिक्यूल से, एक मॉलिक्यूल है, कितने एटम बन गए, 2 एटम बन गए, तो रैंडमनेस ज्यादा होगी, रैंडमनेस क्या होगी, ज्यादा होगी। एक बच्चा खेल रहा है, वो उतना मन से नहीं खेल पाएगा,
ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर 2 होंगे तो 2 खूब खेलेंगे, ठीक, वो खूब खेलेंगे, समझ में आ गया। वो दूर दूर तक जा सकते हैं दोनों, जब साथ में रहेंगे तो खेलने में मजा आएगा। तो एंट्रोपी क्या है, बढ़ गई, रैंडमनेस बढ़ गई। 2 उत्पाद ज़्यादा मचाएंगे या 1 उत्पाद ज़्यादा मचाएगा? 2 काम ज़्यादा बिगाड़ेंगे, ठीक। तो रैंडमनेस ज़्यादा हो गई तो एंट्रोपी बढ़ गई, एंट्रोपी बढ़ गई, डेल्टा एस पॉजिटिव हो गई, तो ये जो टर्म है, ये जो टर्म है आपका पॉजिटिव हो गया। इस केस में क्या हो गया, ये आपका ये पॉजिटिव है। मान लीजिए ये एंडोथर्मिक है, ये जो प्रोसेस होती है एंडोथर्मिक होती है, क्योंकि तोड़ना है हमें मॉलिक्यूल को, हीट देनी पड़ती है हाइड्रोजन को। तो ये डेल्टा एच आपका क्या हो गया, डेल्टा एच हो गया इस केस में, डेल्टा एच पॉजिटिव, और डेल्टा एस ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो माइनस टी, और डेल्टा एस क्या है, पॉजिटिव है। तो क्या हुआ इस केस में, हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये हो गया, ये प्लस में है, प्लस माइनस टी डेल्टा एस, तो ये टर्म माइनस में है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं, हाई टेम्परेचर पे होती हैं। तो यहां टेम्परेचर हमको कैसा रखना पड़ेगा बच्चों, हाई रखना पड़ेगा। जब टेम्परेचर हाई रखना पड़ेगा यहां, तो टेम्परेचर की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, टेम्परेचर हाई रखेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, माइनस में ज्यादा हो जाएगी, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम रह जाएगी। डेल्टा एच किस में हो जाएगा, फिर ये पॉजिटिव कम रह जाएगी, और टी डेल्टा एस माइनस में ज्यादा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस भी के लिए भी डेल्टा जी क्या है, नेगेटिव में आ सकता है। क्लियर। तो ये मैकेनिज्म समझ में आ गई, यानी डेल्टा एच डेल्टा जी जो है ओवरऑल किस में रहना चाहिए बच्चों, नेगेटिव में रहना चाहिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए। ठीक है, और ये क्यों होता है ये भी आपको हमने बता दिया है, ये मैकेनिज्म बताई थी। और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। ये एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन और मैकेनिज्म आपको हमने इस वीडियो में बता दी। अब बताएंगे टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, फ्रीजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन बच्चों, वो है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, वंदे मातरम।